हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस IIT JEE नीट के चैनल पर जिसका नाम है MMS। हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो तुरंत कर लो। और आज आपके लिए एक बढ़िया सा चैप्टर लेके आओ जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक। 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसको आज अपन कवर करने वाले हैं। देखो इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं और उसका कितना वेटेज है पहले वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो ये 2023 में इसके 34 क्वेश्चन आए थे। और अगर आप बात करो 2021 की तो इसमें लगभग 50 क्वेश्चन आए थे। तो यानी कहने का मतलब है ये है पर सीट में 2 से 3 मिनिमम क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से दिख जाते हैं। स्कोरिंग है तो आपको ये अच्छे से करके जाना है। और इसमें भी अगर सब टॉपिक की बात करें तो क्या क्या वेटेज है वो देखते हैं। सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पे और कूलम्ब फोर्स। ये जो 3 टॉपिक है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो कवर करके जाने ही है। और गॉसेस थ्योरम है, ठीक है ना। ये सारे जो ये अपने पास टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इनको करके जाने हैं। और आज के लेक्चर में अपन इसको एकदम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। लास्ट तक बने रहना है। तो इसमें आज अपन क्या क्या कवर करने वाले, कौन कौन से टॉपिक है तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है अपने पास कूलम्ब लॉ, है ना। कूलम्ब लॉ पढ़ेंगे। फिर अपन सुपरपोजिशन, है ना, जितने भी फोर्सेज का सुपरपोजिशन कैसे होता है लॉ है वो पढ़ेंगे। और फिर अपन आते हैं मेन टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का है। किन किन, जैसे पॉइंट चार्ज के कारण क्या होती है, इन्फिनिटी अनफाइनाइट वायर के कारण क्या होते हैं, ठीक है, रिंग, होलो स्फीयर, ये सारी चीजें अपन देखेंगे आज के लेक्चर में। ये जो आज का लेक्चर है वो एक्चुअल में अगर मैं पूरा अगर कवर करने जाए जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं इस लेक्चर को जो अपने पास चैप्टर है इसको 2 भागों में, 2 पार्ट में अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें पहले पार्ट में मैं आपको कवर कराने वाला हूँ ये कूलम्ब लॉ, सुपरपोजिशन और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेकंड जो लेक्चर लेके आऊंगा पार्ट 2, इसमें अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर कर देंगे, थोड़ा लेंदी है इसमें, ठीक है। और लास्ट में अपन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना रहने वाला है पूरा शेड्यूल। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम कैसे पड़ा, कि इलेक्ट्रो का सीधा सीधा रिलेशन होता है चार्ज से, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक रुके हुए चार्ज यानी रेस्ट पे जो चार्ज है, अगर उसको अपन पढ़ते हैं तो उसका जो अपने पास आता है चैप्टर का नाम दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है, यही है अपने पास। एक बार अपन थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब चार्ज क्या होता है अपन भी जानते हैं। चार्ज एक क्वांटिटी है जो एक किसी मेटेरियल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है एक जो अपने पास आता है इंपॉर्टेंट, इसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिसको अपन लिखते हैं Q इज इक्वल टू एन प्लस माइनस एन, इसे, है ना। जहाँ पे एन क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ई इज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कहने का मतलब वो ये बोला जाता है इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का रूल ये होता है कि किसी के अंदर, बॉडी के अंदर फ्रैक्शनल में चार्ज नहीं हो सकता, है ना। फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज नहीं हो सकता। या तो जैसे कि मान सकते हैं अपन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, या 2/3 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये कहना गलत रहेगा, ये अपने पास सही है, ठीक है। तो यही यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का रूल अपन को बताता है, ठीक है। चार्ज अपने पास स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, ठीक है। और स्टैटिक कूलम भी बोलते हैं ना, छोटी। तो यहाँ पे जो 1 कूलम होता है वो 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम भी होती है ना। तो ये आप बस कभी कभार ऑप्शन पूछ ले तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तो अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है दैट इज कूलम लॉ, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कूलम, ठीक है, न्यूटन, कि जो अपने पास ये फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी इन दोनों का जितना प्रोडक्ट होगा उसकी क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो फोर्स है वो इनकी डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन्होंने ये अपन को बताया गया था। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का कंबाइन लिखूं, जो एफ ई है वो अपने पास आता है Q1 Q2/r²। और यहाँ से अगर प्रोपोर्शनिटी साइन हटाए तो यहाँ पे एक आता है अपने पास कांस्टेंट दैट इज के, वो हो जाता है KQ1 Q2/r², ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आता है। और जो यहाँ पे के की वैल्यू होती है वो होती है 10⁹ 9, 9 × 10⁹ 9। और अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं तो ये होता है 1.0, है ना। ये अपने पास, ये आपको सारा पता ही होगा वैसे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जो अपने पास एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, परमिटिविटी होती है, ठीक है।
और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये होती है। आप यूनिट यहाँ से देख सकते हैं ना, यूनिट सारी चीज़ें देख सकते हैं, यूनिट भी आपको याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, तो ये जो था अपने पास कूलम्ब लॉ के ऊपर। और अब इसके ऊपर थोड़े अपन देखते हैं, अच्छे से सवाल करेंगे ताकि आपको सारे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे चीज़ें बोली गई है कि ये तो वही मैंने बता दिया कि ये प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली स्क्वायर के डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और फोर्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑलवेज एक्ट अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइन, यानी कि जो इनके जो ज्वाइनिंग लाइन है ना दोनों की, चार्जेस इसके अलग लगता है और ये डिपेंड करता है नेचर पे। ठीक है, नेचर ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस के नेचर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये सारी चीजें अपन जानते हैं। तो यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी गई है कि परमिटिविटी होती है। और यहाँ पे अगर मैं इसको मीडियम में लेके जाता हूँ तो एक अपने पास फैक्टर आ जाता है, दैट इज एफ नॉट, जो अपने पास एयर में स्पेस में था, अपॉन में किया जाता है ना, ये अपने पास आता है मीडियम वाला फोर्स, यानी कि चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे अपन ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं, आप चाहे वो उसको वाटर में लेके जाओ, कहीं पे भी लेके जाओ, लेकिन वहां पे चेंजेस नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां पे जो जी था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, वो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। बट हेयर इज अ के, वो डिपेंड करता है मीडियम पे। ठीक है, तो मीडियम पे डिपेंड कर जाएगा तो अपने पास नया जो नया फोर्स निकल के आता है वो अपने पास अपॉन में कम, यानी कि रिड्यूस हो जाएगा, है ना। जो यहाँ पे मीडियम का फोर्स है वो हो जाएगा कम नॉट से। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो यहाँ पे कम हो जाता है, वही सारी चीजें लिखी है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये सारी चीजें अपन जानते हैं। आगे बढ़े क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, है ना, कहने की प्रिंसिपल जो क्या कहता है, सिंपल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको किस जितने भी चार्जेस के ऊपर किसी एक पॉइंट, एक चार्ज के ऊपर अगर आपको फोर्स लिखना होता है तो आपको क्या करना था, इसका सम वेक्टर कर दो, है ना, वेक्टर सम कर दो, यही बोला गया। जैसे कि मैं अगर बात करूँ सॉरी, इस क्यू पे मुझे लिखना है ना, अगर मुझे इसके ऊपर इन सब के कारण लिखना है, मान लो क्यू नॉट के ऊपर जो जितना भी फोर्स लग रहा है इस Q1 के कारण, माइनस Q2 के कारण, Q3 के कारण, ठीक है, वो अपन को लिखना है। तो यहाँ पे ये अपन पास है क्यू नॉट है, सॉरी Q1 मान लेते हैं यहाँ पे, हाँ Q1 है, और इसके कारण यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इसको रिपल करेगा, स्ट्रिप लगेगा, माइनस का इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपल करेगा। तो अपन को कुछ और नहीं करना है, यहाँ पे तीनों का सम लिखना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Q1 है ना, क्यू नॉट पर 1 के कारण, ठीक है, इसको लिखने का तरीका होता है, और यहाँ पे क्यू नॉट पर 2 के कारण, यहाँ पे जो आ जाएगा दैट इज फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q3। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 0 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंपल है, सम ऐसे लिखेंगे कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो जो एफ नेट लगेगा, है ना, ऑल चार्जेस का, वो अपने पास 1 वेक्टर प्लस 2 वेक्टर प्लस 1 3 वेक्टर, बस ये निकल के आता है। बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसी वेक्टर सम आपको करना है। अगर यहाँ पे और भी चार्जेस होते तो आप यहाँ पे सबके कारण लिख सकते थे। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो बता देता हूँ कि यहाँ पे जो ये इन जैसे मान लो कि Q1 और Q नॉट के बीच में जो फोर्स लग रहा है कूलम फोर्स, ये जो यहाँ पे Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि दोनों के ऊपर ये जो फोर्स लग रहा है इसके कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा, वो इसको अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी आपको बात याद रखनी है। आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे वही सारी चीज लिखा है कि नेट जो कि मैंने अभी बता दिया, आप एक बार रीड कर लेना ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन सवालों पे जो जेई मेंस में आए हुए हैं PYQ। ठीक है, देखो 2023 में आया हुआ है, कैसे सवाल था, सिंपल है। क्या बोला गया है कि 10 माइक्रो कूलम का एक चार्ज है, डिवाइड अपन 2 पार्ट में करते हैं। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस उसको दूर रखते हैं। ठीक है, तो अपन को बोला है कि दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम मैक्सिमम द चार्जेस ऑफ पार्ट, यानी कि उनके दोनों चार्ज की वैल्यू क्या हो कि उनके बीच में जो लगने वाला कूलम फोर्स है वो मैक्सिमम लगे। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। वैसे मैं इसको बता दूंगा आंसर, तो डायरेक्ट क्या होता है, तो देखो अपन को पता है कि एक 10 कूलम का चार्जेस है, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा। पास में आ रही है? मैं अपन को क्या दिया है, एक 10 माइक्रो कूलम का दिया है, तो अपन x को x मान लेते तो ये हो जाएगा 10 - x। ठीक है, और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो अपन को 1 सेंटीमीटर दी। तो इनके बीच में पहले तो देखो एक बार फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है अपने पास, फोर्स लग रहा है दैट इज K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास फोर्स के की वैल्यू अपन जानते हैं, है ना। तो यहाँ से एक बार ऐसे रखते हैं और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा अपने पास x, 10 माइनस एक्स, है ना। ये अपने पास फोर्स निकल के आया। और आप ध्यान से देखोगे कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, ठीक है। तो अपने पास एक प्रकार से क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया। और आपको किसकी वैल्यू, क्या वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि क्या करो, उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो जो अपन को वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके रेस्पेक्ट में करना है अपन को, है ना। तो वो किया। तो देखो अपन को क्या फाइंड करना है, चार्जेस फाइंड करने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्स आ रहा है उसके रेस्पेक्ट में आप क्या करो, उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो आपको वो वहां पे वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे सिंपल है, फोर्स ये है, तो यहाँ पे अपने पास देखो वेरिएबल तो यही है, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज करके लिख दूँ, ये अपने पास वेरिएबल है ना। तो ये जाएगा अपने पास 10x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। एक्स अपन ने क्या माना है यहाँ पे, चार्जेस। और चार्जेस के रेस्पेक्ट में अपन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट तभी। और फिर इसको क्या करना है, जीरो करना है। तो यहाँ से अपन पर यह आ जाएगा 10 माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास निकल के आती है 5 माइक्रो कूलम। और अगर ये 5 हो गया तो आपको पता है ये 10 माइनस 5 इज इक्वल टू आल्सो 5, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कितना निकल के आता है, आंसर 5 ही निकल के आता है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इसका मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो क्या वैल्यू होनी चाहिए चार्जेस की, तो अपने पास जो निकल के आया आंसर दैट इज 5 और 5। अब देखो, ये तो था अपने पास पूरी मेथड के साथ सॉल्व किया। अपन डायरेक्ट थोड़ा सा अपन गणित, सिंपल गणित वाला कंसेप्ट लाते हैं। देखो कैसे, अब पेज ऐड कर देते हैं कि अपन को ये पता है कि जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट उतना ज्यादा मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली अपन को डिस्टेंस तो फिक्स दी हुई है ना। और के भी यहाँ पे फिक्स है, तो यानी डिपेंड कर रहा है कि दोनों का जितना प्रोडक्ट ज्यादा हो। तो आप ध्यान से देखो, अपन को पता है कि 10 माइक्रो कूलम है, इसको दो भागों में तोड़ना है। तो मैं या तो तोड़ सकता हूँ 9 × 1, है ना। तो अपने पास कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। या 8 × 2 कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। या अपन 7 × 3 कर सकते हैं, ये अपना 21। या अपन 6 × 4 कर सकते हैं, 24। या अपन 5 × 5 कर सकते हैं, 25। अब तो वापस तो वही रिपीट होंगे ना, 4 6 3 7। तो इसको मतलब नहीं। तो आप ध्यान से देखो किसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है, इसका जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है ना, दैट इज 5 × 5। ये अपने पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, 25 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को इन दोनों को आधे आधे पार्ट में करना पड़ेगा। जो अपन को दिया है उसको आधे आधे पार्ट में कर लो। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 5 × 5। तो अपन ने एक तो मेथड से निकाला, एक आप सिंपल गणित निकाल के आंसर निकाल सकते हो। तो अपन पास जो आंसर निकल के आता है दैट इज 5 माइक्रो कूलम बस 5 माइक्रो कूलम। बात में आ गई। अब और भी सवाल है, देखते हैं क्या है। कि टू आइडेंटिकल चार्जेस पार्टिकल इज हैविंग 10 ग्राम एंड चार्ज ये दिया हुआ are placed on horizontal table surface separation by L length such that they stay in limited equilibrium, ठीक है। और अपन को क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल, और ये अपन को दिया है म्यू की वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ एल। तो देखो आपको पता है कि एक चार्जेस है, इसको टेबल पे रखा गया है ना। टू आइडेंटिकल चार्जेस, इनको टेबल पे रखा गया है, ठीक है। और ये इक्विलिब्रियम पे है, इन द सेंस इक्विलिब्रियम पे है, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा ना, तो वो जीरो होगा। तो इस तरफ इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, बताओ। इसके ऊपर इस तरफ जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा फ्रिक्शन, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे एक रखा है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, आइडेंटिकल है ना। आइडेंटिकल चार्जेस का मतलब रिपल कर रहे हैं ना। तो मैं एक बार इसको करेक्शन कर देता हूँ, कोई बात, इसको यहाँ पे करेक्ट कर दिया अपन ने। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये रिपल्सन लग रहा होगा एफ, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ। और जो ये फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन अपन को पता है क्या लगता है, म्यू एम जी, मैक्सिमम ये लगता है। और ये अपन को के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल करना है ना, आर स्क्वायर। और ये क्या अपन को बोला, लेंथ सेपरेशन, यानी कि एल, यहाँ पे एल मान लेते हैं जो अपन को क्वेश्चन में दिया है। तो एल ही अपन को फाइंड करना है। सारी चीजें दी है इसमें, म्यू भी दिया है, एम भी दिया है, जी अपन को पता है, के अपन को पता है, Q1 Q2 अपन को दिया गया है, ठीक है। और एल निकालना है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाए। कहने का मतलब यही है कि इक्विलिब्रियम पे इसका मतलब इसके ऊपर नेट जो फोर्स है वो जीरो है। और नेट फोर्स कौन दे रहा होगा, यानी कहने का मतलब अगर ये यहाँ पे रिपल करते तो ये दूर चला जाता, बट हियर इज प्रेजेंट फ्रिक्शन, सो
यहाँ पे ये इधर मूव नहीं कर रहा है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ पे जो अपन नेट फोर्स के ऊपर जीरो लिखेंगे, यानी कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे कूलम फोर्स है ना। यहाँ सॉल्व करते तो आपके पास ये आंसर निकल के आता है, ठीक है, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो इजी सवाल आते हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं आते। तो ये अपने पास एक और सवाल दिया गया है, क्या दिया है कि 3 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, क्यू -2q और +2 प्लेस ऑन एक्स एक्सिस डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0, और ये अपन को दिया है, ठीक है, अपन को दिख रहा है सारी चीज़ें, और रेस्पेक्टिव ओरिजिन टू इफ क्यू अपन को ये दिया है और आर की वैल्यू अपन को दी हुई है ना। चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय -2q चार्ज इज, यानी कि इस -2q चार्ज पे है ना, इसके ऊपर इन सब के कारण कितना नेट फोर्स लग रहा है। तो आप ध्यान से देखना, बीच में क्या है, नेगेटिव चार्जेस है, ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ये इसको भी रिपल करेगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि इसको ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो ध्यान से देखो, दोनों के कारण अपन को फोर्स लिखना है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा, पहली बात तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो एक बड़े में से छोटे को घटाना है ऑब्वियसली, है ना। वैसे भी अपन को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हो, बड़े में से छोटे घटा सकते हैं ना। तो यहाँ से देखो, ये अपने पास आ जाएगा, इसके कारण यहाँ पे जो फोर्स आएगा दैट इज, मैं मान लेता F1, वो आ जाएगा K Q -2Q अपॉन, बताओ क्या आ जाएगा। एक बार के लिए अपन प्लस ही मान लेते हैं, ताकि अपन को मैग्नीट्यूड चाहिए है ना, फिर घटा देंगे ऑटोमेटिक। ये हो जाएगा अपने पास 3/4 R का होल स्क्वायर। ये और जो F2 आएगा वो आ जाएगा K और 2Q इंटू 2Q अपॉन जो लेंथ दी है इनकी बेस की, है ना, ये लेंथ दी है अपन को। देखो इनकी बेस के अपन को ये दी थी, ये अपन को 8 दिया, तो ये घटाओगे तो आपके पास कितनी बचेगी, ये अपने पास 1/4 बचेगी ना। तो मेन तो यही थी, यहाँ पे आपको जो गुमराह करने का था वो यही था, है ना। बस यहाँ पे आपको जो एफ नेट लिखना है, वो क्या लिखना था, F1 माइनस F2, है ना। F1 माइनस F2 करोगे तो आपके पास जो नेट निकल के आंसर आ जाए। इजी सवाल आते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे क्या कर देते कि अगर इसके ऊपर लिखना है ना अपने, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट चार्ज ऑन एक्सपेंस बाय 2, है ना, तो यही है। तो इसके ऊपर लिखना है तो ये क्या कर देते, आर कर देते, जो कि एग्जैक्ट एक्चुअल में अपन को आंसर ये लिखना है ना, 1/4 आर लिखना है। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे बस गुमराह करने के लिए दिया था, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़े क्या, चलो, तो ये इसका आंसर था, सिंपल है, सॉल्व कर देना। अब आते हैं अपन एक के ऊपर सबके काम, जहाँ पे अपन ने अभी जस्ट पढ़ा था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो इसके ऊपर इसके कारण क्या लगेगा, रिपल्सन। इसके ऊपर ये इसके, अपन को पता है कि ज्वाइनिंग लाइन के अलग लगता है, तो ये स्टेप लगाएगा और ये स्टेप लगाएगा। ध्यान से देखो, डायरेक्ट इसकी शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ कि जब भी इक्वल चार्जेस है ना, यानी कि जब भी इक्वल फोर्स लगते हैं और वो 90 डिग्री एंगल पे लगते हैं, तो इनका जो नेट आता है निकल के, वो एक का √2 टाइम्स आता है ना। तो जैसे कि मैं बात करूं इसकी, यानी इसके कारण यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट इज के Q0 Q अपॉन जो डिस्टेंस है इज L स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा है, और ये भी सेम टू सेम फोर्स लग रहा है Q0 Q अपॉन L स्क्वायर, यही लग रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो F दोनों सेम लग रहे हैं और 90 डिग्री एंगल पे लग रहे हैं, तो आप इसका दोनों का जो नेट आएगा, है ना, इस दोनों का जो नेट आएगा वो √2 टाइम्स कितना आ जाएगा, के एक को पकड़ लो और यहाँ पे लिख दो, है ना, इन दोनों का √2 टाइम्स कर दो, कर दिया अपन ने। अब ध्यान से देखो, अब इसके कारण भी तो लगेगा, इसके कारण स्टेप लगेगा, और वो कितना लगेगा वो अपन को पता है, ये आता है √2 इंटू एल हो जाएगी then। बस इसके कारण जो अपने पास निकल के आएगा दैट इज के Q0 अपॉन √2 एल का होल स्क्वायर। ये अपने पास F2 आ गया, है ना, ये अपने पास F1 आ गया, ये F2 आ गया, तो दोनों को बस सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दो और आंसर निकाल दो। तो ये बस ऐसे ही है, प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया था, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और अब आता है अपने पास एक और कंसेप्ट है कि अगर मैं इसको मीडियम में लेके जाता हूँ, दोनों चार्जेस को बांध लिया और मीडियम पे लेके गया, एंगल्स चेंज नहीं हो रहा है ना। देखो पहले तो सबसे पहले तो पहले एयर में मैं देख रहा हूँ, दो चार्जेस लिए, एयर में देख रहा हूँ, एयर में देखा और ये पता चला कि इसका जो एंगल है वो थीटा है। अब मैं इसको कहाँ लेके गया, मीडियम में लेके गया, मीडियम में लेके गया, तो इस मीडियम की जो अपने पास परमिटिविटी है ना, के, वो क्या होना चाहिए, है ना, के क्या होना चाहिए, जिससे इनके बीच का जो एंगल था, पहले था एंगल यहाँ पे,
वो चेंज ना हो। तो इसका डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि इसके ऊपर सवाल आए हुए हैं, तो बस बता देता हूँ मैं। ये अपने पास निकल के आता है, दैट इज रो बी अपॉन रो बी माइनस रो एल। ठीक है, ये निकल के आता है रो बी अपॉन रो बी माइनस रो एल। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे रो बी इज द डेंसिटी ऑफ बॉल एंड रो एल इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो ये था कंसेप्ट, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें अब देखो, अब आते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पे, है ना। अब मेन आते हैं अपन जो कंसेप्ट है आज का जो लेक्चर में पढ़ने वाला है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं है, एक ऐसा रीजन है जो एक रुके हुए चार्ज के कारण क्रिएट होता है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं हूं यहाँ पे, मेरे कारण यहाँ पे अपने मेरे चारों ओर क्या है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा उस फील्ड में, तो वो क्या हो जाएगा, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। ये अपन ने ग्रेविटेशनल में पढ़ा था। तो सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक ऐसी फील्ड है जो एक रुके हुए चार्ज के कारण जनरेट होती है। और अगर इसमें कोई अगर चार्ज आता है, तो वो या तो रिपल होगा या अट्रैक्ट होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वो क्या कर रहेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे वही लिखा है कि द रीजन बिहाइंड द interactive forces between charges is the electric field. It is a region around the charge in which its force can be experienced by another charge. यही मैंने आपको लाइन बोली। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, जो अपन के पास फोर्स लगता है वो यूनिट चार्ज पे, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज के लिए तो यहाँ पे वही दिया गया है। यहाँ पे ये जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो अपने पास फील्ड आएगी, ठीक है, वो ऐसे आ जाएगी। बात में आ गई क्या, ऐसे आउटवर्ड आ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो होती है फील्ड, वो आउटवर्ड होती है, और अगर बात करूँ नेगेटिव की, है ना, तो वो इनवर्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी गई। नेगेटिव की होती है अपने पास इनवर्ड। यहाँ पे सारी चीजें अपन ने लिख दी। आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे वही है। अब एक वन बाय वन करते हैं अपन, सबके कारण जो फील्ड लिख देते हैं, कितनी होगी पॉइंट चार्ज के कारण, कितनी होगी, है ना, रिंग के कारण। तो आपको बस वही याद रखनी है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो फील्ड होती है वो होती है के क्यू अपन आर स्क्वायर, है ना। तो ये आपको इसका डेरिवेशन पे जाना है नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आपको बस ये है कि फॉर्मूले कैसे यूज में लेने, अप्लाई कैसे करने क्वेश्चन में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आपके एग्जाम में अगर इसके ऊपर सवाल आ रहा है ना, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेन इसमें आपको कोई ज्यादा बड़ी कोई टास्क नहीं दिया है। बस वहां पे बच्चे यहाँ पे इस ये फंस जाते हैं, या तो कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक कर बैठते हैं, है ना। बाकी आप फॉर्मूला तो सिंपल है, इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ऐसे सवाल आ जाए जिसमें आपको पूछा कि एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर फील्ड बताओ, तो आपको वहां पे केयरफुली सॉल्व करना होता है। वहां पे दिमाग नहीं लगाना होता है कि यहाँ पे कोई टफ तो सवाल नहीं दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइप की जब भी सवाल आए, सिंपल फॉर्मूला बेस, बस वहां पे आपको एकदम सॉल्यूशन अच्छे से लिखना होता है वहां पे। क्योंकि आपको ऐसे नहीं कि फिर के की वैल्यू आपने गलत पुट कर दी, 10 की पावर 9 की जगह 8 कर दिया, वहां पे केयरफुली सॉल्व करना होता है ना। तो वहां पे सिली मिस्टेक से बचना जरूरी होता है। ठीक है, तो कोई ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि फिर आप फॉर्मूले में दिमाग लगा रहे हो कि क्या फॉर्मूला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो इस जो अपने पास पॉइंट चार्ज होते हैं उसके कारण जो फील्ड होती है वो के क्यू अपॉन आर होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज के कारण होती है वो आउटवर्ड होती है, और अगर नेगेटिव की बात करो तो वो इनवर्ड होती है ना। चार्ज की ज्वाइनिंग लाइन के अलग होती है। आगे बढ़े, चलो। तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है, पैराबोलिक। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के, है ना। तो यहाँ पे ये हाइपरबोलिक बनता है, ऐसे डाउनवर्ड हाइपरबोलिक। जैसे जैसे आर्क से अपन डिस्टेंस बढ़ाते हैं, फील्ड की वैल्यू घट जाती है। और सवाल आएगा 2022 में, क्या बोला है कि 3 चार्जेस Q/2 आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ, जो भी स्क्वायर के अपन कॉर्नर पे दिए गए हैं। और क्या बोला गया है कि अपन को मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई दी कॉर्नर, है ना। अपन को इसके यहाँ पे ई फील्ड फाइंड करना है। सिंपल है, जैसे वहां पे मैंने फोर्स लिखे थे, फोर्स क्या लिखे थे बताओ। फोर्स ये लिखे थे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा के, कि इसके कारण इसके ऊपर, इसके कारण इसके ऊपर, इसके कारण इसके ऊपर। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है कि इस पॉइंट चार्ज के कारण
यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, इसके कारण यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे भी। और इन सब के कारण वेक्टर सम करके इसको सॉल्व करना होता है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी सेम है, यहाँ पे वो होगी, इसके कारण यहाँ पे। बस तीनों की जो फील्ड है यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एज ए पॉइंट चार्ज सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो, है ना। तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो ये था। बस इस टाइप के सवालों में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस कैलकुलेशन बिल्कुल केयरफुली करनी होती है ना। ऐसे नहीं कि फिर आप ऑप्शन भरते टाइम भी ऐसे ही टिक करके आ गए, ठीक है। तो फिर वो मतलब नहीं है। आगे बढ़े, चलो एक और सवाल है कि वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ मैग्नीट्यूड अपन को दिया है, ठीक है। जस्ट प्रिवेंट द वाटर ड्रॉप ऑफ मास ऑफ फ्रॉम फॉलिंग, द वैल्यू ऑफ चार्जेस ऑन डाइपो ड्रॉप रेट विल बी। देखो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये बोला कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अपवर्ड डायरेक्शन है ना, अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, और वो क्या करी, प्रिवेंट यानी कि इसको गिरने से बचा रही, यानी कि जो नीचे लग रहा है दैट इज एम जी, उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो इसको क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो सिंपल है, तो यहाँ से अपन इक्वेशन बना देंगे, जो एफ ई है वो एम जी के इक्वल होगा, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगा, तभी तो यहाँ पे वो फॉलिंग करने से प्रिवेंट रहेगी। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, ये अपन लिख देंगे क्यू इंटू ई, और ये हो जाएगा एम जी। अपन को निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ ऑन चार्ज है ना, क्यू निकालना है। तो क्यू आ जाएगा अपने पास एम जी अपॉन ई, बस। तो यहाँ से m की वैल्यू पुट कर दो, g की और e की, तो यहाँ से अपने पास जो चार्ज की वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। बस ऐसे सवाल आते हैं, बस आपको थोड़े से यहाँ पे मैकेनिक्स, इस टाइप के जो चैप्टर है ना, इसमें मैकेनिक्स भी घुसा देते हैं, काइनेमेटिक्स भी घुसा देते हैं, तो उसके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए आप, ठीक है। आगे बढ़, इसका आंसर ये होता है। अब नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब ये होता है जहाँ पे जो नेट फोर्स होता है, नेट फील्ड होती है, वो जीरो होती है ना, वो उसको बोलते हैं अपन नल पॉइंट। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे एक चार्ज है 9 कूलम का, और यहाँ पे एक है 16 कूलम, इन दोनों चार्जेस के कारण एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो, है ना। नल पॉइंट का मतलब ये होता है कि ई नेट उस पॉइंट पे जीरो होगी एट अ पॉइंट, और उस पॉइंट को ही बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक है। इसको ही बोलते हैं अपन नल पॉइंट, जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना। वैसे तो इसके फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं, आप सिंपल लिखो कि अपन को पता है कि इसके कारण जो यहाँ पे फील्ड होगी, मान लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस फील्ड है ना, और ये हो जाएगी अपने पास जो भी डिस्टेंस है डी माइनस एक्स हो जाएगी। इन दोनों के कारण जो फील्ड है वो इक्वल करनी है, तभी तो नेट जीरो होगी। तो यहाँ पे मैं जो E1 है वो E2 के इक्वल लिख देता हूँ। E1 क्या हो जाएगा, k इंटू 9q अपॉन डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k 16q अपॉन ये हो जाएगा d माइनस एक्स का स्क्वायर। बस यहाँ से सॉल्व करना है, आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, है ना। यहाँ पे आपको x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, k से k गया, q से q गया, और क्या गया। देखो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, 3/x का होल स्क्वायर, एंड वी कैन रिटन एज 4/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ पे खत्म। तो यहाँ से डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आती है 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा d माइनस एक्स एंड 4 इंटू एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा 3d माइनस 3x इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 3d/7, ये निकल के आंसर आते हैं। तो बस यहाँ पे वैसे यहाँ पे फॉर्मूले दिखाए गए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप याद रखोगे फिर वापस कंफ्यूज हो जाओगे ना इन फॉर्मूला की, बड़ा कौन सा है छोटा का। तो डायरेक्ट आप ये याद रखो कि सॉल्व कैसे करना होता है ना, इस टाइप के सॉल्व को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। बस ये करना है कि इसके कारण जो फील्ड आएगी वो इसके कारण फील्ड के इक्वल करनी, ठीक है। ये कर सकते हो, आगे बढ़े, चलो। अब ये आपके लिए होमवर्क है ना, ये सवाल आप करना, बिल्कुल ईजी है, ये सिमिलर है ये। अब जो मेन जिसके ऊपर सवाल आते हैं अच्छे से, वो अपने पास वायर के ऊपर है ना, वायर के ऊपर भी अच्छे खासे सवाल आते हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, या रोड है, इसके इनफाइनाइट लेंथ। तो पहले तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग साइज चीज बता देता हूँ। क्या हो रहा है कि एक वायर होता है मान लो अपन पास पूरा नहीं मानते इन्फिनिटी वाला, अपन एक एल लेंथ के मान लेते हैं,
जहाँ पे ये जो एंगल बना रहे हैं, जहाँ पे ये एंगल बना रहे हैं दैट इज ये अपने पास अल्फा बना रहा है, ये बीटा बना रहा है। यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, बहुत सारे इस टाइप के जो सवाल होते हैं कंफ्यूजन हो जाता है, आंसर गलत आ जाते हैं। तो एक बार यहाँ पे आराम से समझ लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे घुमा देते हैं थोड़ी चीजें, तो मैं नहीं चाहता कि आप इस टाइप के सवाल गलत करके आओ ना। तो देखो ध्यान से, अपन को डी डिस्टेंस पे यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फॉर्मूले पहले तो होते हैं वो आप समझ लो। यहाँ पे जो अपने पास एक दो डायरेक्शन आएगी, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। यहाँ पे जो अपने पास इसके परपेंडिकुलर आती है ना, इस वायर के जो परपेंडिकुलर आती है दैट इज के लैम्बडा अपॉन डी, और ये होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये होती है। और जो पैरेलल वाली आती है ना, पैरेलल आती है इसके, वो होती है अपने पास के लैम्बडा अपॉन डी कोस बीटा माइनस कोस अल्फा। ये दोनों फॉर्मूले अपन समझेंगे कैसे लगाने हैं, ये आपको याद रखना है। इस वायर के कारण दो फील्ड आएगी, एक अपने पास आएगी ई परपेंडिकुलर और एक अपने पास आ जाएगी ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर क्या है, इस वायर के परपेंडिकुलर है ना, और पैरेलल इस वायर के पैरेलल फील्ड। इन दोनों के कारण जो आता है अपने पास ये निकल के आता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको मैं याद रखने इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ठीक है। और इसको कैसे अप्लाई करने वो भी आपको याद रखना। तो पहले तो ये फॉर्मूले याद रखो। अब डिफरेंट डिफरेंट अपन केसेस देखते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट अपन केसेस देखते हैं। अगर अपने पास ये हो जाए, इस वायर का यहाँ से डी डिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, और ऊपर से क्या है इन्फिनिटी पे है ना, एक वायर है, एक जो एंड है वो इन्फिनिटी जा रहा है और एक एंड से अपन को फील्ड देखनी है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ऊपर वाला जो एंगल है ना, यहाँ पे जो ऊपर वाला एंगल है दैट इज अल्फा, वो 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि बहुत इन्फिनिटी जाके मिलेंगे तो यहाँ पे 90 बन जाएगा। और बीटा जो हो जाएगा, क्योंकि आप देखो ध्यान से जो एंड पॉइंट है ना, इसका जो एंड पॉइंट है जो अपन नीचे से ले रहे थे वो खुद यहाँ पे लेंथ पे है, तो यानी कि बीटा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे दोनों के जो फील्ड नेट लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, जो परपेंडिकुलर लिखी थी दैट इज के लैम्बडा बाय डी, और ये हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 0 डिग्री, है ना। और ये अपने पास निकल के आती है 1, यानी के लैम्बडा बाय डी आ गई, है ना, ये आ गई। और अगर मुझे पैरेलल लिखनी है तो हो जाएगी के लैम्बडा बाय डी कोस बीटा 0 है, 0 डिग्री माइनस कोस, ये हो जाएगी अल्फा 90। तो आप वही आंसर निकल के आ रहा है के लैम्बडा बाय डी। बट यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो आ रही है अपने पास, देखो एक इस तरफ आ रही है जो कितनी आ रही है के लैम्बडा बाय डी, एक इस तरफ आ रही है के लैम्बडा बाय डी, है ना। तो इसकी नेट जो आएगी अपन को पता है कि अगर इक्वल है और 90 एंगल है तो √2 टाइम्स जो अपने पास नेट फील्ड होती है एक सेमी इन्फिनिट वायर के लिए, जो होती है कितनी होती है बताओ, √के लैम्बडा बाय डी। ये सारे में वेरियस केस बता रहा हूँ कि कैसे इस टाइप के सॉल्व को सॉल्व करना है। और इवन आप याद भी रख सकते हो, और याद नहीं रखो तो डायरेक्ट आप देख भी सकते हो ना। और ये था अपने पास ऊपर, और सिमिलरली अगर नीचे होता है ना, अगर सिमिलरली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, अगर नीचे होता है, यहाँ से मान लो कि इन्फिनिटी ये नीचे जा रहा होता, तो अपने पास जो फील्ड आती वो तो सेम ही आती है ना, बट डायरेक्शन उल्टी हो जाती, तो एक यहाँ पे आ जाता एक यहाँ पे, तो नेट इधर आ जाती, और वो भी कितनी होती √2 के लैम्बडा बाय डी, इतनी ही आती है ना। तो वो बात अलग है। इस केस में जो बीटा होता वो 90 हो जाता है, अल्फा 0 हो जाता है, ठीक है। तो बस डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। आगे बढ़े, चलो। तो एक और भी केस बता, अगर दोनों अपने पास पॉइंट इन्फिनिटी पे है ना, इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी पे है, तो इस केस में जो अपने पास अल्फा बनेगा वो कितना बनेगा 90, और जो बीटा बनेगा वो आल्सो 90। तो इस केस में जो अपने पास निकल के आता है, देखो, तो जो अपने पास परपेंडिकुलर था दैट इज के लैम्बडा बाय डी साइन 90 प्लस साइन 90, और जो अपने पास पैरेलल था दैट इज के लैम्बडा बाय डी कोस 90 कोस 90 हो जाएगा। इस केस में ये तो अपने पास हो गया 0, तो यहाँ पे जो नेट ई निकल के आता है दैट इज
ये हो जाएगा 1 + 1 2 यानी 2k λ/d। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? तो ये निकल के अपने पास आंसर आता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, तो ये आपको याद रखना है 2k λ/d इन्फिनिटी के लिए। और भी केस देखते हैं, बहुत सारे केस में ऐसे भी तो आते हैं, है ना। वो कैसे आते हैं बताता हूँ। कि ऊपर दे दिया अपन को वायर, और यहाँ से d डिस्टेंस पर अब फील्ड पूछा गया। यहाँ पे एंगल भी आपको दे दिया। यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे जो लैम्बडा है, सबकी लैम्बडा ही दिया है, चार्ज डेंसिटी लैम्बडा दी है। यहाँ पे जो एंगल दिया दैट इज 37 डिग्री, और यहाँ पे ये दिया अपन को 53 डिग्री। ऐसा दे देंगे आपको, है ना। इस टाइप के सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। कि देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि बीटा और अल्फा एक्चुअल में क्या ले, है ना, वही तो कंफ्यूजन है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो अपन डिफाइन किया अल्फा, वो टॉप जो एंड है ना, इस वायर का टॉप एंड है, उसके लिए अपन ने डिफाइन किया था। किसके लिए? टॉप एंड के लिए। तो यहाँ पे पहले तो देखो, वायर है, ये जो वायर है इसका टॉप एंड ये है, इसके लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर ये टॉप एंड जो है वो अपने पास जो डिस्टेंस लाइन है ना, ये जो डिस्टेंस ज्वाइनिंग लाइन है, ठीक है, उससे अगर ऊपर है तो अल्फा को पॉजिटिव लेना है। और अगर बीटा वाला अगर पॉइंट नीचे है तो बीटा को भी पॉजिटिव लेना है। अगर उल्टा हो जाए, उल्टा इन द सेंस कि बीटा जो अपन ने डिफाइन किया है वो नीचे के लिए डिफाइन किया है, और वो अगर लाइन से ऊपर आ जाए तो उसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। देखो, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा वाला जो लाइन है वो ऊपर है, ठीक है, तो अल्फा को पॉजिटिव लेना है 53 डिग्री। ठीक है, और जो ये वाला है ना, नीचे वाला एंड है, वो इस लाइन से नीचे होना चाहिए था, बट है कहाँ पे? ऊपर है। तो यहाँ पे उल्टा अगर हो रहा है तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको 37 डिग्री, बस बाकी वही फॉर्मूले हैं। बस यहाँ पे साइन का मेन ध्यान रखना है, जो कि आपको मैंने बताया, क्योंकि साइन से अपन को डायरेक्शन का पता चल जाता है, ठीक है, और वैल्यू का भी पता चलता है। बात समझ में आ गई क्या? तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आगे बढ़े, चलो। तो ये, और अगर यही चीज अगर नीचे होती, है ना, अगर यही चीज नीचे होती, मान लो कि यहाँ पे ये होता है ना, अब बताओ तो मुझसे कि ये इसके लिए क्या हो जाएगा। ये मान लो कि 37 है सॉरी, ये है अपने पास 53 डिग्री। अब इसके लिए मुझे बताओ इनके लिए क्या होगा। तो ध्यान से देखो, इनके लिए जो हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या होगा बताओ, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। देखो, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, सबसे इस वायर का टॉप पॉइंट है, वो इस लाइन से क्या होना चाहिए था? ऊपर होना चाहिए था, बट नीचे। तो यहाँ पे बस कुछ और नहीं, यहाँ पे नेगेटिव ले लो, और ये नीचे वाला पॉइंट इस लाइन से नीचे ही है तो इसको पॉजिटिव ही ले लो। अब आपको निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे मेन तो था साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऐसे अपन निकाल सकते हैं, तो वेरियस केस है, ठीक है, तो आप याद रख सकते हो। और दूसरा एक और भी है कि अगर मुझे इस वायर के ऊपर ही फील्ड देखनी है ना, यहाँ पे इस वायर के ऊपर ही फील्ड देखनी है, तो कितनी होगी बताओ, बता सकते हो क्या? ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, सोचना बैठे बैठे, ठीक है, कि अगर इस वायर के ऊपर ही फील्ड बतानी है तो वो कितनी होगी। ओके, चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे कुछ सवाल है, अब सवाल करते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द इन्फिनिटी सिलेंड्रिकल चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म लाइन डेंसिटी अपन को दिया है, और क्या क्या दिया है, सर्कुलर पाथ अराउंड द इन्फ्लुएंस ऑफ एट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्विंग, यही दिया है ना। तो अपन को फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। आपको सबसे पहले तो देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रोटेट कराने वाला कौन सा फोर्स है ना, सर्कुलर पाथ पे, दैट इज होगा यहाँ पे इसके बीच में लगने वाला, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। यही तो लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये किसको बैलेंस कर रहा होगा? ये सेंट्रीफ्यूगल को, है ना, या सेंटीपिटल भी एक प्रकार सेंटीपिटल का काम करेगा। तो यहाँ पे वही लिखना है, जो एफ ई है वो सेंटीपिटल का काम कर रहा है। एफ ई क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई, है ना, और ये अपने पास हो जाएगा एफ सी एम वी स्क्वायर अपन आर। बस सारी चीजें दी गई है।
क्यू अपन को पता है इलेक्ट्रॉन है ना, ई, और इलेक्ट्रॉन का ये जो अपने पास होता है इन्फिनिटी वायर दिया है क्या, यहाँ पे लिखा है कुछ इन्फिनिटी वायर है ना, तो यहाँ पे मैं ई को भी लिख देता हूँ, दैट इज इन्फिनिटी के लिए होता है 2k लैम्बडा अपॉन डी, है ना, डी लेंथ मतलब आर ही है, और ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, आर से एक आर कैंसिल, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ आपको दी है, मास दिया है, सारी चीज़ दी, यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते। तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे कंसेप्ट घुसा दिया, जो अपने पास सर्कुलर मोशन का था वो, है ना। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है आपके सब तो आप कर सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें, और यहाँ से देख सकते हो आप ये काम, है ना, यही तो मैंने लिखा, और इसको सॉल्व करना आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आता है 8, ठीक है, 8 इसका आंसर आता है। ये सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पे लिखी गई है ना, परपेंडिकुलर ये पैरेलल वाली, एक बार के लिए इसको स्किप करना, मैंने सारे केसेस अपने तरीके से बता दिए, बस वही याद रखना, इसमें एक पीडीएफ की तरफ मत जाना, मैं यहाँ पे क्रॉस ही कर देता पेपर, है ना। तो एक बार के लिए इसको स्किप करना, जो मैंने बताया वो आपको याद रखना है ना। अब आते हैं अपन डिस्क के कारण क्या होगा, है ना, डिस्क के कारण फील्ड होती है, वो आपको फॉर्मूले मेन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले याद रखने, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इनक्यू, ठीक है। तो होते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 1 माइनस कोस थीटा, है ना, कोस थीटा ये होता है, और अगर आप कोस थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, दैट इज क्या होगी बताओ, ये अपने पास है एक्स, है ना, और ये अपने पास है आर, ये अपने पास हो जाएगी आर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कोस की बात करूँ तो वो होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप वैल्यू भी पुट करके रख सकते हो, है ना, आपको अगर वैल्यू दी है एक्स आर की तो आप डायरेक्ट कोस थीटा की जगह वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते, है ना। और अगर यही डिस इन्फिनिटी हो जाए, सोचो एक बार, इन्फिनिटी हो जाए तो इस केस में आप थीटा देखो क्या एक्सपेक्ट करोगे, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत फैल जाएगी। आप देखो कि ये इन्फिनिटी पे चली जाए तो ये धीरे धीरे लाइन कहाँ पे जाए लाई करेगी, देखो जैसे मान लो बढ़ रही है तो इन्फिनिटी पे ये लगभग 90 की इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अगर अपने पास एक इन्फिनिटी प्लेट है ना, अगर डिस्क का इन्फिनिटी ना बहुत इन्फिनिटी बड़ी है तो इस केस में जो एंगल हो जाएगा वो 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो जो अपने पास वैल्यू निकल के आती है दैट इज ये, है ना। तो इन्फिनिटी शीट की अगर आपको पूछे तो फील्ड होती है वो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होती है। आगे बढ़े, चलो, तो ये रिंग के लिए, रिंग के जो सेंटर पे फील्ड होती है वो 0 होती है, क्योंकि आप सिमेट्री से देख रहे हो, इसके कारण एक छोटे से चार्ज के कारण यहाँ पे होगी, तो ये जो सामने वाला होगा उसको कैंसिल कर रहा होगा, यानी जितने भी ऑपोजिट है एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे, है ना। तो सेंटर पे 0 होती है, और इन आदि के कारण जो यहाँ पे होती है दैट इज 2k लैम्बडा बाय आर होती है, 2k लैम्बडा बाय आर होती है, और इस फोर्थ के कारण होती है ये इस तरफ और इस तरफ, और इसका अगर मैं बात करूँ तो रूट 2k लैम्बडा बाय आर होती है ना, इन सब के कारण। और एक छोटे से अगर मैं टुकड़े की बात करूँ तो ये आपको मैंने याद रखनी है, दैट इज होती है अपने पास ई इज इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा बाय 2, है ना, ये आपको याद रखनी है, 2k लैम्बडा अपॉन आर साइन थीटा बाय 2, और ये हमेशा आउटवर्ड होगी इन लूप से, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है रिंग के लिए जो एक्सिस पे होता है ना, एक्सिस पे कितनी होती है दैट इज के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। ये जो फॉर्मूले हैं वो मैन याद रखने हैं। तो यही था, और इसका जो ग्राफ बनता है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको पता है कि सेंटर पे फील्ड क्या है 0 है, इन्फिनिटी पे जाऊंगा तो भी फील्ड 0 है ना, इन्फिनिटी पे फील्ड 0 है, सेंटर पे यानी कहने का मतलब ये है, तो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम होगी, और वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ऐसे ग्राफ बढ़ता है वापस 0, और ये जो बनता है जो एक्स की वैल्यू होती है दैट इज आर बाय रूट 2 पे मैक्सिमम होती है ना, इस तरफ माइनस आर बाय रूट 2 पे हो जाएगी। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे कि इसको एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, 0 करो, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाए, है ना, और ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे वापस पुट करोगे तो आपके पास फील्ड की वैल्यू भी आ जाती है। तो करके सॉल्व कर देना ना, तो आपके पास आ जाएगा, ये अपने पास इस जो डिस्टेंस पे जो फील्ड होती है वो मैक्सिमम होती है, इस ग्राफ के थ्रू अपन को ये सारी चीज़ें पता चल रही है ना। अब आते हैं हॉलो स्फीयर पे, हॉलो स्फीयर की जो इनसाइड होती है फील्ड वो 0 होती है, सरफेस पे के क्यू अपन आर कैपिटल आर स्क्वायर होती है, और जो आउटसाइड है वो के क्यू अपन स्मॉल आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस दी है उसके स्क्वायर के,
और इसका जो ग्राफ बताएं तो वो होता है इनसाइड तो 0, फिर यहाँ पे धीरे धीरे पैराबोलिक हाइपरबोलिक डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हॉलो स्फेयर की, है ना, हॉलो स्फेयर चाहे वो कंडक्टर हो या नॉन कंडक्टर हो, हॉलो स्फेयर, या अगर मैं बात करूँ सॉलिड कंडक्टर भी एक प्रकार से इसकी तरह बिहेव करता है ना, सेल, यहाँ पे सेल भी बोलते हैं अपन, ठीक है। तो वो भी इसकी तरह ही, जो जो भी यहाँ पे फील्ड आती है वो इसकी तरह आती है, क्योंकि अपन को पता है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज यहाँ पे सरफेस पे आ जाता है, तो एज ए बिहेव करता है इसका हॉलो स्फेयर की तरह, है ना। तो ये भी सिमिलर केस है, जितने भी फील्ड के लिए वो सिमिलर आते हैं ना, ये आपको याद रखना। जो यहाँ पे मेन जो जिसके ऊपर पूछे जाते हैं दैट इज है वो अपने पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना। तो इसके लिए जो फील्ड आती है आउटसाइड, सरफेस पे, इनसाइड, वो देखते हैं। देखो सरफेस पे और आउटसाइड तो वही जैसे होलो की तरह आती है, इनसाइड है वो आपको याद रखना है, दैट इज होती है वो के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू, ठीक है। अगर रो के फॉर्म में लिखूं तो वो होती है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो के फॉर्म में भी, ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं अच्छे, ठीक है। और इसके ऊपर भी सवाल आते हैं कि अगर आपको रो दे दिया तो इसके फॉर्म में क्या होगा। और यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो जो इनसाइड है वो फील्ड आर के क्या है, प्रोपोर्शनल है ना, आर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो फील्ड है वो लीनियरली ऐसे इंक्रीज होती है, फिर सरफेस पे मैक्सिमम हो जाती है, फिर वापस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है एज अ हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है ना। यहाँ पे ग्राफ से ऐसे अपन को सारी चीजें पता चल रही है, और ये फॉर्मूले जो है वो इम्पोर्टेंट याद रख, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो ये है अपने पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के फील्ड, है ना, आउटसाइड इनसाइड। तो इसके ऊपर तो डायरेक्ट सवाल आया हुआ था कि इसका ग्राफ क्या होगा, देखो। तो अगर आपको याद था तो आपके लिए बहुत ही इजी था, है ना, फोगट के नंबर थे। और अब आते हैं इन्फिनिटी सीट। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो अपने पास एक प्लेट थी, है ना, यहाँ पे डिस्क थी, उसके कारण जो अपने पास फील्ड आ रही थी दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा, और थीटा बन रहा था यहाँ से ये वाला एंगल, है ना, थीटा। तो अगर मैं इन्फिनिटी की बात कर रहा हूँ, है ना, फोर इन्फिनिटी डिस्क, है ना, इन्फिनिटी डिस्क, तो इस केस में जो थीटा है वो 90 बन जाएगा। और अगर थीटा 90 बन गया तो यहाँ पे थीटा कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज यहाँ पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यही वो लिखा गया ना, ये कहाँ से आया वो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने ये बता दिया, है ना, ये। तो ये था। और अगर मैं बात करूँ, दो प्लेट है, इन्फिनिटी प्लेट, है ना, तो इसके बीच में जो आप देखो ध्यान से, दो अगर सेम है चार्ज की, तो ध्यान से देखना, इसके कारण आउटसाइड क्या हो जाएगी, इसके कारण इस तरफ हो जाएगी, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इसके कारण भी इस तरफ हो जाएगी, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं बात करूँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और दोनों को ऐड करूँ तो अपने पास यही निकल के आ रही है, और इस तरफ भी वही होगा। लेकिन अंदर की तरफ देखो ध्यान से, इसके कारण इस तरफ होगी, इसके कारण इस तरफ होगी, है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो ये जो नेट आएगी, है ना, इनसे वो आएगी 0, है दो, अगर अपने पास है। और ऐसा क्या सिमिलर यहाँ पे अगर चार्जेस डिफरेंस है ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट है, तो इसके कारण आउटसाइड क्या होती है, फिर 0 होती है, और इनसाइड जो होती है वो सिग्मा। और आपको पता होगा कि ये क्या होता है, कैपेसिटर होता है, आगे जाके अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का केस है, फील्ड आउटसाइड क्या होती है, 0, इनसाइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है ना। तो इस केस में क्या होगी, फील्ड इस तरफ होगी, इसके कारण भी इस तरफ होगी, तो ऐड हो जाती है ना, इसमें रिपल हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई है, और आगे बढ़े। चल, तो सवाल है 2022 का, इन प्लेट के कारण यहाँ पे E1 और E2, है ना, लेंथ पे अपन को पूछी गई है। और क्या पूछा गया है कि देखो वेरी लार्ज प्लेन शीट, यानी कहने का मतलब पहली बात तो कि इन्फिनिटी पे, है ना, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, 2 पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस L12, डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, एंड अपन को दिया गया है ना, सिग्मा दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2। तो आपको पता है कि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है ना, तो यानी कि अगर मैं मान लो 2L भी करूँ या L पे भी डिस्टेंस करूँ, तो दोनों के कारण जो फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, सेम आएगी। और वो अपन ने देखा था कितनी आ रही थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन इज द सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये आते हैं, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है इन्फिनिटी के लिए। तो ये थी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपने पास आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे, और लास्ट में जो रहेगा वो रहेगा अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर ये जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो वाला कंप्लीट, फिर अपन आ जाएंगे कैपेसिटर पे, है ना। तो ये अपना जो आज का लेक्चर है वो यहीं समाप्त करते हैं। इसमें जो मेन कंसेप्ट बताए वो आपको अच्छे से याद करने, जो फॉर्मूले बताए वो अच्छे से याद करके जाने, है ना। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना सवालों की, तो आपका जो ये चैप्टर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।